हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल टेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट आर। अगर आपने कोई भी कॉस्ट पास्ट में मतलब पहले ही इनकर कर दी है तो क्या आप उस पर बेस्ड कोई डिसीजन ले सकते हो? नहीं। जैसे इन केस मान लो हमने प्लान किया कि हम मोबाइल बना करके सेल करेंगे, पहले आप उसकी रिसर्च करते हो। पहले आप क्या करते हो कि मार्केट में किसी पर्सन को भेज करके ये देखते हो कि क्या वो मार्केट में सेल होगा भी या नहीं, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं। तो इफ़ इन केस मान लो हमने रिसर्च पे ही 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब उसके बाद मान लो जब हम मोबाइल की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में कितनी कॉस्ट लग रही है और डिसीजन लेंगे कि हम मोबाइल बनाएं भी या नहीं, तो इस 1 लाख को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये 1 लाख ऑलरेडी पास में इनकर हो चुका है। अब आप चाहो भी तो इसकी आप रिकवरी नहीं कर सकते। क्लियर? इस तरह के कॉस्ट को हम कहते हैं संक कॉस्ट। वो कॉस्ट जो हमने पास्ट में इनकर कर दिया और उसके बेसिस पे हम किसी भी तरह का कोई फ्यूचर डिसीजन नहीं लेते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, संक कॉस्ट। नेक्स्ट, Which of the following is often subject to further processing in order to be sellable? Further processing क्या होता है? लेट्स से हमने x इनपुट लिया है और इसको जब हमने प्रोसेस किया तो हमारे पास एक तो प्रोडक्ट आ गया y, फाइनल प्रोडक्ट जिसको हम आउटपुट कह सकते हैं, और एक लेट्स से z आया जो कि मेरे पास बाई प्रोडक्ट है। अब बाई प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जो कि मैन्युफैक्चर करने की हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी बट स्टिल मेन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम वो भी मैन्युफैक्चर हो गया। तब उस केस में आप क्या करते हो कि बाई प्रोडक्ट को अगर आप चाहो तो फर्दर प्रोसेस करके मार्केट में सेल कर सकते हो। क्लियर? आप उसको डायरेक्ट भी सेल कर सकते हो, इनफैक्ट आप उसकी फर्दर प्रोसेसिंग भी कर सकते हो। बट क्या स्क्रैप मतलब एक तरह से कह लो कूड़ा, बर्बादी उसमें से निकलती है। जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ मटेरियल हमारा वेस्ट होता है, कुछ ना कुछ मटेरियल हमारा स्क्रैप होता है। तो क्या हम उसको कन्वर्ट करके बेच सकते हैं मार्केट में? नहीं, उसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, कि बाई प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग पॉसिबल है बट स्क्रैप की फर्दर प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, cost volume profit relationships that are curvilinear may be analyzed linearly by considering only। देखो, cost volume profit relationship है तो नो डाउट ये किस पे बेस्ड होगा? वॉल्यूम पे। तो करेक्ट आंसर होगा डी, relevant range of volume। नेक्स्ट, a company has fixed manufacturing overhead cost of rupees 1 lakh and variable selling cost of rupees 80,000। अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग हाउ वुड दीज कॉस्ट बी क्लासिफाइड? अब देखो, सिंपली अगर हम लोग बात करें पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट की, तो पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि इंक्लूड करता है ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकर्ड हुआ है। क्लियर? हमने बोला सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। एंड अगर हम बात करें प्रोडक्ट कॉस्ट की, तो प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से। क्लियर? तो पीरियड कॉस्ट मतलब जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है रिलेटेड टू प्रोडक्शन और इनकर्ड इन प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्ट कॉस्ट वो होती है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से। तो देखते हैं यहाँ पे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। अगर ओवरहेड की बात करें तो नो डाउट ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो 1 लाख क्या हो जाएगा हमारा? पीरियड कॉस्ट। एंड हमारे पास दिया है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से तो 80,000 हो जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट। क्लियर? तो 1 लाख हो गया हमारा पीरियड कॉस्ट और 80,000 हो गया प्रोडक्ट कॉस्ट। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग इज। देखो, दो ही तरीके से आप अकाउंटिंग के बेसिस बेसिकली करते हो। फर्स्ट होता है कैश बेसिस, देन होता है अक्रूवल बेसिस, और एक और होता है हाइब्रिड बेसिस। तो हाइब्रिड या फिर कह सकते हैं मिक्स्ड बेसिस में तो आप इन दोनों ही प्रोसेस को मिला देते हो। बट कैश बेसिस क्या होता है? जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो जो कैश में आए या गए हैं, मतलब वो एक्सपेंसेस और इनकम जो कि एक्चुअल में कैश में हुए हैं, सिर्फ आप बुक्स में उसको रिकॉर्ड करते हो। बट अक्रूवल में ऐसा नहीं होता। अक्रूवल में क्या होता है कि करंट पीरियड से रिलेटेड जो भी आपकी एक्सपेंस और इनकम है आप सबको रिकॉर्ड करते हो, फिर भले वो रिसीव हुए हो या ना हुए हो, भले वो एक्सपेंसेस पेड हुए हो या ना हुए हो। क्लियर?
तो देख लेते हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या दिया है। लीड्स इन हायर इनकम देन कैश बेसिस अकाउंटिंग, लीड्स टू द रिपोर्टिंग ऑफ मोर complete information then does cash basis accounting, is not acceptable under GAAP, omits adjusting entries at the end of the period। खुद सोचो कि अगर हम लोग कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में है, तो उससे क्या होगा, कभी भी आप फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा पाओगे। कई बार क्या होता है कि आपने जो गुड्स सेल किया है वो क्रेडिट पे सेल किया, बट क्योंकि क्रेडिट है तो वो आप बुक्स में नहीं दिखा पाओगे। बट अगर अक्रूवल बेसिस की बात करें तो अक्रूवल बेसिस में करंट ईयर से रिलेटेड हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अक्रूवल बेसिस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कंपैरेटिवली कैश बेसिस के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंट। अकाउंट क्या नहीं है, सेल्स रेवेन्यू, मतलब अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स अकाउंट हम बनाते हैं। नेट सेल्स, नेट सेल्स क्या होता है बेटा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो क्या इसका कोई भी अकाउंट आप बनाते हो, कोई भी लेजर बनाते हो, नहीं। सैलरीज अकाउंट बनाते हैं। सप्लाईज एक्सपेंसेस दैट इज ए खर्चा है, इसका भी अकाउंट बनाते हैं, बट कहीं पे भी हम नेट सेल्स का कोई अकाउंट नहीं बनाते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, नेट सेल्स। नेक्स्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब देखो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है, इस पर हमने डिटेल में क्लास अपलोड की हुई है। इनफैक्ट हमने जितने भी अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, सब पे क्लासेस अपलोड की हुई हैं। अगर अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करें तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब होता है जहां अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं बट कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो फॉलो करती है बट क्या उसको एज इट इज़ फॉलो कर पाती है, नहीं। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस वो करते हैं। तो पीरियोडिसिटी में अगर देखा जाए तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, मटेरियलिटी में होता है, कंजर्वेटिज्म में होता है, कॉस्ट बेनिफिट में होता है। इन सारे के सारे आप अगर प्रिंसिपल में देखोगे तो थोड़ा बहुत अमेंडमेंट चलता है, क्योंकि वो अगर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ मटेरियल होगा तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही चीज़ इमटेरियल भी होगी। क्लियर। अगर कंजर्वेटिज्म की बात करें तो कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है कि जो उनकी एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस होती है उसके बेसिस पे वो प्रोविजन बनाते हैं। तो कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बैड डेट प्रोविजन बना सकते हैं और कुछ लोग नहीं भी बना सकते हैं। बट अगर पीरियोडिसिटी की बात करें तो ये एक ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, और यहाँ आप 1 ईयर के लिए या फिर 6 मंथ्स के लिए या फिर 3 मंथ्स के लिए जैसे भी आप अपनी बुक्स बनाते हो तो उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। जो पीरियड है वो तो फिक्स रहता है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप सारी चीज़ें बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड नेवर बी रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस। किसकी बात किया बेटा, इनकम स्टेटमेंट की। व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट, पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में क्या हम एक्सपेंस की तरह नहीं दिखा सकते, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिखाते हैं, टू डेप्रिसिएशन, हाँ दिखाते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हाँ मैम ये भी दिखाते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी दिखाते हैं। बेसिकली अब नॉर्मल लॉस है बट स्टिल हम इसको बुक्स में शो करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ मैम टू इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, बट क्या डिविडेंड एक्सपेंस दिखाते हैं, नहीं। डिविडेंड एक्सपेंस हम डायरेक्टली कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। हम उसको कभी भी पीएल में एडजस्ट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि पीएल में हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आता है वो 2 लोगों से बिलोंग करता है, एक शेयर होल्डर से और एक कंपनी से। अब कंपनी चाहे, अगर शेयर होल्डर्स चाहे तो इस नेट प्रॉफिट को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या एज रिटेन्ड अर्निंग रखें, ये उनके कंपनी पे डिपेंड करता है। क्लियर। बट इस नेट प्रॉफिट में से हम इस डिविडेंड को देते हैं तो आप कभी भी डिविडेंड को विद इन पीएल अकाउंट नहीं दिखा सकते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, डिविडेंड एक्सपेंस। नेक्स्ट, अ कैपिटल रिजर्व इज बिल्ट आउट ऑफ। देखो कैपिटल रिजर्व अगर है तो कैपिटल रिजर्व, क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें कैपिटल की तो कैपिटल किस पे बेस्ड होता है, नॉन रिकरिंग आइटम पे। तो कैपिटल प्रॉफिट से ही आप कैपिटल रिजर्व बना सकते हो। क्लियर। तो इसका मतलब आपने कैपिटल रिजर्व कहाँ से बनाया होगा, किसी भी नॉन रिकरिंग प्रॉफिट से। नेक्स्ट, with reference to analysis and interpretation of financial statements, the current assets to the current liability ratio is said to be satisfactory if it is 2:1। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप स्किप कर दो क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे न्यू होना चाहिए था कि एक्स लिमिटेड गोज इनटू लिक्विडेशन, की जो एक्स लिमिटेड है वो बंद हो गई, लिक्विडेट हो गई, और एक नई कंपनी जेड लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड के पूरे बिजनेस को परचेज कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर। बट क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन को हम कट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ए बी का शेयर है 2:1
and C admit to have 1/4 share in profits and losses. The new profit sharing ratio of the partners will be. अब देखो ये सबसे सिंपल पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है. इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे सिर्फ C का शेयर दिया होता है, हम कहते हैं कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो 1 रुपये का है, तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया. हम कह रहे हैं कि 1 रुपये में से 1/4 तो हम C को दे देंगे, तो मेरे पास जो बैलेंस बचा वो बचा 3/4. मतलब अगर 1 रुपये में से हम 1/4 C को दे दें तो A और B के लिए कितना बचा, 3/4. अब A और B इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, बट ऑब्वियस अपने ओल्ड रेशियो में, दैट इज 2:1 में. तो A का शेयर कितना हो जाएगा, 3/4 में उसका शेयर है 2/3, B का 3/4 में जो शेयर है वो है 1/3 एंड C का जो शेयर है वो है 1/4. क्लियर. तो ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/4 और C का ऑलरेडी 1/4 है, तो रेशियो कितना हो गया, 2:1:1. दैट इज करेक्ट आंसर होगा A, 2:1:1. नेक्स्ट, the profits made during the year were 25,000 and there was a decrease in the value of current assets to the extent of rupees 10,000. However, there was a decrease in the value of current liabilities to the extent of rupees 5,000. Hence, cash generated from operations equals. ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है एंड हमने ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताया है कि अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो उनका कैश पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा. कैश फ्लो स्टेटमेंट की सारी क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है एंड क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर हमने बहुत सारे MCQs भी अपलोड किए हुए, तो वो क्लासेस आप ज़रूर से कर लेना. यहाँ देखते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, 25,000 और कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा करंट एसेट्स है वो डिक्रीज कर रहा है. तो लेट्स से जो मेरे पास डेटर था वो पहले था 10,000 एंड लेट्स से अब वो डिक्रीज होकर के 5,000 हो गया. तो नो डाउट डेटर से हमें क्या मिला होगा, कैश मिला होगा, तभी तो हमने डेटर्स को दैट इज करंट एसेट को डिक्रीज किया है. तो इसका मतलब हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ तो हम 10,000 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. एंड देयर वॉज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज. लेट्स से हमारे पास क्रेडिटर है, पहले 10,000 थे अब 5,000 है. तो अगर क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब हमने उनको पे किया होगा. क्लियर. तो ओवरऑल अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है इसका मतलब हमने 5,000 का कैश पेमेंट किया है. तो हम इसको क्या करेंगे, कैश आउटफ्लो मान के माइनस कर देंगे. ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 30,000. दैट इज जो ड्यूरिंग द ईयर कैश जनरेट हुआ है वो कितना हुआ है, 30,000. तो करेक्ट आंसर होगा C, 30,000. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द सिंपल प्रॉफिट मेथड इज. सिंपल प्रॉफिट मेथड है, गुडविल के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया या सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है. बट अगर हम लोग सिंपल प्रॉफिट मेथड की बात करें तो सिंपली हम लोग इसमें क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, यही करते हैं. तो उसका करेक्ट आंसर होगा C, जहाँ पे प्रोडक्ट निकाला एवरेज प्रॉफिट का एंड नंबर ऑफ ईयर्स का. नेक्स्ट, इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट. अब देखो इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि फीफो में और लीफो में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का. ये कहाँ डिस्कस किया है, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पे कई सारे MCQs अपलोड किए हैं जिसके लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और ये सारे MCQs आपके लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि बहुत सारे MCQs एग्जाम में कवर किए हैं DU MCOM एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग MCQs में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. तो देखो इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जो लीफो में COGS आएगा वो हायर होगा कंपैरेटिवली फीफो से. तो इसका करेक्ट आंसर होगा B, COGS एज पर लीफो विल बी हायर देन फीफो. नेक्स्ट, द अंडरलाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल नेसेसिटेटिंग अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटैंजिबल असेट इज आर. जहाँ पे ये बोला जाता है कि आप इनटैंजिबल असेट को, व्हाट इज इनटैंजिबल असेट, लेट्स से गुडविल, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो कि ये आपकी बिजनेस में है बट आप इसको देख नहीं सकते, आप इसको टच नहीं कर सकते. अगर इसकी वैल्यू को हम डिक्रीज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन. बट इफ इन केस मान लो यहाँ पे टैंजिबल असेट होता, टैंजिबल एसेट मतलब जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. बेसिकली ये दोनों फिक्स्ड एसेट होता है. यहाँ हम किसकी बात करें, लेट्स से बिल्डिंग की. तो चाहे बिल्डिंग हो चाहे गुडविल हो, है तो दोनों का दोनों फिक्स्ड एसेट, बट एक इंटैंजिबल है एक टैंजिबल है. इनटैंजिबल असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करने को हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन और टैंजिबल असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. क्लियर. तो अब कह रहा है कि अगर हमें अमोर्टाइजेशन करना पड़ा इनटैंजिबल एसेट का तो ये किसकी वजह से करना पड़ रहा है, कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, बोथ B and C. इसका करेक्ट आंसर होगा मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट ही बोलता है कि आप
हर एक एक्सपेंस को बुक्स में रिकॉर्ड करो जो करंट ईयर से रिलेटेड है। मतलब बेसिकली करंट ईयर की सेल्स अर्न करने के लिए आपको जो भी खर्चे हुए हैं करंट ईयर से रिलेटेड वो आप बुक्स में रिकॉर्ड करो, तभी आपको करेक्ट नेट प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चल सकेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट डिसाइडेड दैट depreciation should be charged at 20% on WDV. What is WDV? Written down value basis मतलब होता है reducing balance method, जहां हम हर एक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज नहीं होता, बेसिकली वो किस में चार्ज होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में। आगे लिखा है कि ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर। अकाउंटिंग इज कैलेंडर ईयर। बेसिकली व्हाट इज कैलेंडर ईयर? जहाँ 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का सेशन चलता है। क्लियर? अगर यहाँ फाइनेंशियल ईयर लिखा होता तो उस केस में आप 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक को कंसिडर करते। आगे लिखा ऑन 1 जुलाई 2014 एक नई मशीन आपने खरीदी है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 50,000। व्हाट इज द बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट एज ऑन 31/12/2015? तो यहाँ देखो, पहले तो आप 2014 का डेप्रिसिएशन लगाओगे, फिर 2015 का डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास हमारे एसेट की कॉस्ट है वो कितनी है? 50,000। अब इस पे हम 2014 का जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितने मंथ के लिए करेंगे? ओनली फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि देखो जुलाई में अगर हमने परचेज किया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे किस पे? 50,000 पे। तो 50,000 का 20% जब आप निकालोगे तो आएगा 10,000, और उसका अगर आप 6 मंथ्स करोगे तो आएगा 5,000। क्लियर? तो इसका मतलब तो 45,000 की वैल्यू मेरी कब आ गई? 1 जनवरी 2015 को। अब अगेन हम 2015 का जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 45,000 पे लगाएंगे, ना कि 50,000 पे। क्यों? क्योंकि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 45,000 का 20% कितना हो जाएगा? 9,000। और ये जो मेरे पास बैलेंस बचेगा ये किस डेट का है? 31/12 दैट इज दिसंबर 2015 का, और ये बैलेंस आएगा 36,000। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 36,000। नेक्स्ट, preference shares of rupees 2 lakh are redeemed at par, for which fresh equity shares of 80,000 are issued at a premium of 10%. What amount will be transferred to capital redemption reserve account? अब देखो, बेसिकली होता क्या है कि जब हम प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन की बात करते हैं तो व्हाट इज रिडम्पशन? रिडम्पशन मतलब होता है जो आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है आप उनका रीपेमेंट कर रहे हो। क्लियर? अब ये जो रीपेमेंट है ना, बेसिकली ये 2 तरफ से हो सकता है। पहला, जो भी कंपनी के पास डिविजिबल प्रॉफिट्स है, दैट इज जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है डिविडेंड्स के लिए, या अगर कंपनी चाहे तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करके भी ये रीपेमेंट कर सकती है। क्लियर? ये अभी हम क्लॉज बता रहे हैं। सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन सिर्फ तभी हो सकता है जब वो फुल्ली पेड हो। अगर वो पार्शली पेड होगा तो कभी भी उसका रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। अब देखो, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के टाइम 2 चीज़ होती है, एक तो डिस्काउंट होता है, एक प्रीमियम होता है। क्लियर? तो डिस्काउंट में तो कोई इशू नहीं है, बट अगर मान लो प्रीमियम पे करना है, इसका मतलब 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर था और 10 रुपये का एक्स्ट्रा आपको प्रीमियम पे करना है। तो ये प्रीमियम आप 2 तरफ से पे कर सकते हो, पहला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या कंपनी के प्रॉफिट में से। क्लियर? अब देखो, ओवरऑल हम बता रहे हैं, हमने क्या बोला? हम कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हम 2 प्रॉफिट से कर सकते हैं, एक जो डिविजिबल प्रॉफिट है या फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करके। बट अगर इस प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर रहे हैं एट प्रीमियम, तो जो प्रीमियम की एक्स्ट्रा अमाउंट होगी उसका रीपेमेंट हम कर सकते हैं कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से और प्रॉफिट से। क्लियर? अब इफ इन केस मान लो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हमने बोला एक तो चाहे डिविजिबल प्रॉफिट से पॉसिबल है, चाहे फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर से पॉसिबल है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हो रहा होगा आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब कंपनी अगर अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रही है, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर की जितनी भी नॉमिनल अमाउंट है शेयर्स की जो कि रिडीम्ड होनी है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। बट अगर हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करें आउट ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो वहाँ कोई भी क्लॉज नहीं है सीआरआर में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करने की। अब देखो, अगेन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो ओवरऑल 2 लाख का है,
इसमें से 80,000 तो आपने फ्रेश इशू करके ऑफ इक्विटी शेयर्स रिडीम कर दिया एंड बाकी जो बैलेंस बचा 1,20,000 वो नो डाउट आप कहाँ से पे करोगे, अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से। एंड हमें पेमेंट करना है 10% एक्स्ट्रा, तो 2 लाख का 10% एक्स्ट्रा कितना हो गया 20,000। नो डाउट ये कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। बट रूल ये है प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन के लिए कि जितना आप अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से पे कर रहे हो उसी का आपको CRR बनाना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी 1,20,000। क्लियर। नेक्स्ट, When debentures are provided as a collateral security, interest is paid on। अब देखो सबसे पहले समझो collateral security क्या होती है। अगर collateral security की बात करें तो जो आप अपने principal security के साथ साथ देते हो कि इसको भी आप रख लो। अब देखो होता क्या है कि अगर मान लो जो हमने प्रिंसिपल सिक्योरिटी दी है हम उसके थ्रू अपने लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि आप हमारी कोलेट्रल सिक्योरिटी सेल करके उससे जो भी पैसा आएगा उससे अपना लोन अमाउंट रिकवर कर लेना। क्लियर। जैसे अगर इफ इन केस मान लो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, क्लियर, तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन जहाँ पे आपको डिबेंचर होल्डर्स को पे करना होता है। तो आप इनको कई बार कोलेट्रल दे देते हो अपनी लैंड कि इफ़ इन केस मान लो हम आपको पे नहीं कर पाए तो आप हमारी कंपनी का लैंड सेल करके अपने पैसे की रिकवरी कर लेना। क्लियर। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी तो तब यूज़ होती है जब हम लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते, एंड अगर हमने अपने प्रिंसिपल सिक्योरिटी से लोन का पेमेंट कर दिया तो उस केस में ये ड्यूटी बनती है कि कोलेट्रल सिक्योरिटी कंपनी को रिटर्न कर दी जाए। क्लियर। तो इस केस में क्या कोलेट्रल सिक्योरिटी पे किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत होगी? नहीं, क्योंकि ये एक तरह की सिक्योरिटी के फॉर्म में कंपनी दे रही है। तो सिक्योरिटी अमाउंट पे किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट ना पे होता है ना रिसीव होता है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज अ नॉन करेंट अकाउंट। नॉन करेंट अकाउंट या नॉन करेंट असेट मतलब क्या होता है? बेसिकली हम बात करते हैं फिक्स्ड असेट की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि इन्वेंट्री करंट असेट है। डेटर्स करंट असेट है। अकाउंट रिसीवेबल करंट असेट है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल में दो चीज़ आती है, एक आता है डेटर और एक आता है बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट, यूनिट मैट्रिक्स रिटन इन फॉर्मेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अब यूनिट मैट्रिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये समझो कि यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जहाँ जो डायगनल आइटम्स हैं या डायगनल एलिमेंट है वो हमेशा 1 होंगे एंड नॉन डायगनल एलिमेंट हमेशा 0 होंगे, उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सिंपली 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इस तरीके से जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स को हम और क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अनआइडेंटिफाइड मैट्रिक्स, डायरेक्शन मैट्रिक्स और डायमेंशन मैट्रिक्स। इसका करेक्ट आंसर है ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो इस पर भी हमने ऑलरेडी डिटेल क्लास अपलोड की हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में कवर करते हैं। नेक्स्ट, एट अ मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट। अब यहाँ देखो हमसे मिनिमम नहीं पूछा है, मैक्सिमम पूछा है। तो सबसे पहले याद रखना, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको पहले ही बता देते हैं कि इफ इन केस मान लो dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू 0, तो इस केस में ये मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट पे कब होगा? जब डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो। मिनिमम पे कब होगा? जब डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो। एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कब होगा? जब डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो। क्लियर। हमसे क्वेश्चन में मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट पूछा है, बट हमने तीनों यहाँ पे बता दिया कि मैक्सिमम तब होगा जब लेस देन 0 हो, मिनिमम तब होगा जब ग्रेटर देन 0 हो, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब होगा जब इज इक्वल टू 0 हो। तो अब देख लेते हैं, हमारे पास मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट बोला है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि सिंपली ए में कंडीशन फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 48x माइनस 2x स्क्वायर, जहाँ y क्या है? टोटल रेवेन्यू, और x क्या है? आउटपुट। एट वॉट आउटपुट इज टोटल रेवेन्यू अ मैक्सिमम? अगेन देखो क्या बोला है? मैक्सिमम बोला है, तो हमें क्या निकालना होगा?
डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। अगर इक्वेशन दिया है वाई इज इक्वल टू 48x माइनस 2x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 48 माइनस 4x। एंड जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस केस में हो जाएगा -4, क्योंकि बेसिकली वैल्यू खत्म हो जाएगी और यहाँ से आएगा -4। क्लियर। अब देखो -4 बेसिकली क्या है, लेस देन 0 है, हाँ है। तो इस केस में हम इसकी हेल्प से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे x की, दैट इज आउटपुट की, जो कि कितनी आ जाएगी 12। तो आउटपुट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है 12, जहां टोटल रेवेन्यू कितना है मैक्सिमम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट, फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, और हमारे पास बोला है f -2 निकालने के लिए। तो सिंपली क्या करना, x की जगह -2 पुट कर देना, मतलब f -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रखेंगे, प्लस 6 ब्रैकेट में -2 -3, ब्रैकेट ओपन करो, ये क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -8, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। अब यहाँ देखो -2 मल्टीप्लाई बाय 6 -12 और -3, इसको टोटल करने पे वैल्यू आएगी -23। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी -23। नेक्स्ट, लिखा है फॉर अ न्यू प्रोडक्ट अ मैन्युफैक्चरर स्पेंड्स 1 लाख ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 150 रुपीज पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। द सेल प्राइस पर यूनिट वॉज फिक्स्ड एट ₹200, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया तो नो डाउट वो फिक्स कॉस्ट है, एंड हमने ब्रेक इवन पॉइंट पे कंप्लीट डिस्कशन किया है, जहां हमने अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज अपलोड किए हैं। तो वो क्लास अब ज़रूर से कर लेना, हमने बहुत बार बोला है, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए वो क्लास बहुत रेलेवेंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का सिंपली जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 1 लाख, एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं, सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये सीधे हो जाएगा 50। अब जब हम इसको डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे किस में निकाल रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यूनिट्स में, ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में, तो रुपीज़ कट जाएगा और वैल्यू आएगी 2000। तो करेक्ट आंसर होगा डी 2000, मतलब 2000 यूनिट्स के बाद कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। 2000 यूनिट्स पे ना कंपनी का कोई प्रॉफिट है, ना कंपनी कोई लॉस जनरेट कर रही है। नेक्स्ट, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म गिवन बाय दिस, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर हमसे एवरेज कॉस्ट पूछा होता ना तो हम c डिवाइडेड बाय x करते, बट क्वेश्चन में हमसे मार्जिनल कॉस्ट पूछा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, d बाई डी एक्स सी। अब c की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, इसका हम लोग को क्या करना है d बाई डी एक्स, दैट इज इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट एट x कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने पे आएगा 4x प्लस 1। क्लियर। x पे जब हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 4x प्लस 1, और x की वैल्यू कितनी दी है 4, तो x की जगह अगर हम 4 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 दैट इज 17। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए 17। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट पर ईयर इज 16, दैट इज 16% का इंटरेस्ट रेट है, एंड कंपाउंडिंग अकर्स एवरी क्वार्टर, देन इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड इज। अब देखो, अगर इसके लिए देखोगे ना तो CMA फाउंडेशन के लिए हमने क्लास अपलोड की है SICI पे, एंड क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो बहुत ही ईजिली अगर वो क्लास आपने देख ली, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, और वो कॉन्सेप्ट समझ आते ही आप बहुत ही ईजिली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो आपके CI और SI पे बेस्ड है। तो होता क्या है कि अगर 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड हमें इंटरेस्ट करना है क्वार्टर, दैट इज साल में 4 बार, तो ये तो पर ईयर है टोटल, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, सो दैट हमें ये पता चल सके कि एक क्वार्टर के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। एक क्वार्टर के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 4%, और हम कह सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 100 अगर कर दें तो 0.04। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी 0.04, ये पर क्वार्टर के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। नेक्स्ट, अगेन देखो SICI का क्वेश्चन है, इसीलिए हमने कहा कि वो क्लास आप कर लेना, सो दैट आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है सम फेस्ट अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट इतना
at the rate of 9% per annum in 5 years. What is the sum? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रिंसिपल। हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट। तो सिंपली सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट तो ऑलरेडी गिवन है 4016.25, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन नहीं है, दैट इज सम, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 9% एंड टाइम गिवन है 5 ईयर्स। बस जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 100 इधर ले जाओ और 9 और 5 डिवाइड में ले आओ तो हमारे पास जो सम आएगा वो कितना आएगा 4016.25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सम आएगा 8925, दैट इज करेक्ट आंसर आएगा डी 8925। सिर्फ फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट किया और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड on ₹1200 for 1 year at the rate 10% per annum reckoned half yearly is, हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस किसका? SI और CI का। क्लियर? सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। ये 1200 क्या है बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट है। 1 ईयर क्या है? टाइम। 10% क्या है? रेट। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो और दोनों को आपस में माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सिंपल है, प्राइस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब देखो हमेशा याद रखना कि अगर हाफ ईयरली है मतलब साल में 2 बार के लिए पूछा है तो जो टाइम है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और जो रेट है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। ये हमने अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है, जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली CMA फाउंडेशन से रिलेटेड है, वो क्लास आप देख लोगे ना तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1200, रेट 10% है तो 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 5%, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 1 ईयर तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 120। क्लियर? अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल 1 + r डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर t माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें भी सेम करेंगे कि प्रिंसिपल हमारे पास 1200 दिया हुआ है, रेट 10% है, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 हो जाएगा, टू द पावर t, t कितना है 1 ईयर बट क्योंकि हाफ ईयरली के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज ये 2 हो जाएगा एंड माइनस 1200। जब हम इसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करना फिर इसको सॉल्व, फिर 1200 से माइनस कर देना तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 123 रुपीज़। क्लियर? और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंपली डिफरेंस निकालने बोल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर दे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है कंपैरेटिवली सिंपल इंटरेस्ट से। 3 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 3 रुपये का डिफरेंस आएगा तो करेक्ट आंसर होगा बी ₹3। नेक्स्ट, the effective annual rate of interest corresponding to a nominal rate of 6% per annum payable half yearly is। तो अब देखो इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है 2017-18 के क्वेश्चन पेपर में। सिंपली जो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है वो है 1 + i डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर t माइनस 1। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 6% पर एनम दिया और एनुअल इफेक्टिव रेट पूछा। एनुअल मतलब 1 साल का, हाफ ईयरली है तो रेट को हम डिवाइड करेंगे 2 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो रेट अगर हम डिवाइड करें 2 से तो 6% की जगह कितना हो जाएगा 3% डिवाइडेड बाय 100 और t मल्टीप्लाई करें 2 से तो हो जाएगा पावर 2 माइनस 1। और हम इसको फर्दर सॉल्व करके बता रहे हैं कि जब ये ब्रैकेट में आप सॉल्व करोगे तो 3 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा 0.03, दैट इज़ 1.03 का पावर हो जाएगा 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 1.0609 माइनस 1। इसका मतलब हमारा इफेक्टिव रेट कितना हो गया 0.0609। और हम कह सकते हैं अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेट आ जाएगा 6.09%, क्योंकि अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो फिर आप उसको परसेंट में मेंशन कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी 6.09%। अगर देखो सबका कॉन्सेप्ट हमने पहले के क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे कोई डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नोन वैल्यू फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस। अब देखो बेसिकली यहाँ ये स्टैट्स का क्वेश्चन है और हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया एक्सेल एडुकेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ स्टैट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड उसके MCQs अपलोड करना स्टार्ट किए हैं।
तो वहाँ हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पे पूरा डिस्कशन कर लिया एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चल रहा है। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड वो चैनल ज्वाइन करते ही आपको एटलीस्ट स्टैट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। आप सारे कॉन्सेप्ट, सारे एमसीक्यूज वहीं से कवर कर लोगे। क्लियर? तो वेरिएंस का हम प्रेजेंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, if Spearman's coefficient of rank correlation is equal to 1, that is rank correlation coefficient बोल रहा है कि अगर ये 1 के बराबर है, ये बेसिकली कोरिलेशन का क्वेश्चन है और बहुत जल्दी हम कोरिलेशन भी डिस्कस करेंगे। तो द रैंकिंग्स ऑफ द टू वेरिएबल्स टोटली अग्री, द रैंकिंग्स ऑफ द टू वेरिएबल्स इज टोटली डिफरेंट, all the total variation is explained by the regression line, the rankings of the two variables partially agree। अगर दोनों की रैंकिंग जो हम बेसिकली निकालते हैं, जो हम बेसिकली रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई निकालते हैं, अगर ये आपस में टोटली अग्री कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हमारा रैंक कोरिलेशन कितना आएगा? 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, दिस इंडेक्स मेजर्स द चेंज फ्रॉम मंथ टू मंथ इन द कॉस्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द टाइप बॉट बाय अ टिपिकल हाउस होल्ड। आप देखो, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लें छोटा सा, तो 4 हमारे पास ऐसे मेजर्स हैं जो कि हम प्राइस इंक्रीज के लिए या कह सकते हैं प्राइस चेंजेस के लिए यूज़ करते हैं। पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा है रिटेल प्राइस इंडेक्स, तीसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड लास्ट वन इज स्टॉक प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये बताता है कि क्या चेंज हुआ है कंज्यूमर्स के लिविंग स्टैंडर्ड में। रिटेल प्राइस इंडेक्स बताता है कि जो मंथ टू मंथ चेंजेस हो रहे हैं उस प्राइस में जो बेसिकली उन गुड्स से रिलेटेड हैं जो कि डायरेक्टली रिटेलर किसको दे रहा है? कंज्यूमर्स को और एंड यूजर्स को। होलसेल प्राइस ये बताता है कि क्या मंथली चेंजेस हो रहे हैं जनरल प्राइस लेवल में। क्यों? क्योंकि होलसेल प्राइस कहाँ होती है? जहाँ होलसेलर देता है किसी मीडिएटर को गुड्स, दैट इज किसी रिटेलर को, तो वहाँ पे जनरल प्राइस चेंजेस की बात करते हैं। एंड स्टॉक प्राइस इंडेक्स में हम चेंजेस की बात करते हैं किसकी? जो कंपनी के शेयर्स हैं और कंपनी के स्टॉक्स हैं कि उनमें कितना एवरेज प्राइस चेंज हो रहा है। क्लियर? अब क्वेश्चन में हमसे बोला है टिपिकल हाउस होल्ड, मतलब एंड यूजर्स की बात कर रहा है, तो नो डाउट हम किसकी बात कर रहे हैं? ए, रिटेल प्राइस इंडेक्स की। नेक्स्ट, if we subtract the trend value that is T for each quarter from the original value of Y, then average the values for a given quarter over successive years, then for short term data we get seasonal data, cyclic component, deseasonalized data और seasonal component। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, seasonal component। Next, discrete probability distribution in which outcome is very small with a very small period of time is classified as। देखो, ये पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे जब हम स्टैटिस्टिक्स में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, वहाँ हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 2 होता है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम हेल्प लेते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आउटकम है वो भी बहुत स्मॉल आएगा और बहुत स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम तक आएगा, तो ऐसा सिर्फ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फर्दर इस पे जो डिटेल डिस्कशन है वो हम तब करेंगे जब हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, if the value of r square is equal to this, then what is the value of coefficient of correlation? coefficient of correlation क्या होता है? r। तो अगर r स्क्वायर दिया है 0.64 तो r क्या हो जाएगा? अंडर रूट 0.64, दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.8, दैट इज सी। नेक्स्ट, FPC stands for finite population correction। नेक्स्ट, dash is a measure of lack of symmetry of data। स्क्यूनेस, इस पे हमने डिस्कशन किया हुआ है अपने सेकेंड चैनल पे, तो इसको आप कवर कर लेना हमारे सेकेंड चैनल से। ये पूरा टॉपिक ही आप कवर कर लेना सो दैट आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि स्क्यूनेस होता क्या है। नेक्स्ट, द नल हाइपोथेसिस H0 is a statement about a population parameter। पॉपुलेशन पैरामीटर से ही रिलेटेड है। यस, that is assumed to be true। Next, 2 regression lines are perpendicular to each other when, ये 2 regression line तब perpendicular होती है जब r किसके बराबर होता है? 0 के। तो करेक्ट आंसर होगा A, r is equal to 0।
नेक्स्ट, अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन देखो क्वेश्चन हमसे पूछा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, और जब हम इस पर डिटेल डिस्कशन कर लेंगे तो ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। बेसिकली पॉइसन और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनके बीच में रिलेशनशिप होता है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या होता है, एक तो नंबर ऑफ सैम्पल्स होता है एंड दूसरा उसके होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज सक्सेस एंड फेलियर होता है। क्लियर? एंड ये अप्रॉक्सीमेटेड हो सकता है बाय अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरीके से, एन पी को मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली एक ही पैरामीटर होता है, तो उस बेसिस पे अगर हम एन इंटू पी कर दें तो उस केस में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो और पी की वैल्यू बहुत छोटी हो, क्योंकि अगर मान लो एन की वैल्यू छोटी होती तब तो हम डायरेक्टली क्या करते, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से कैलकुलेशन कर लेते। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, एन इज लार्ज एंड पी इज स्मॉल। हो सकता है ये पॉइंट अभी आप लोगों को क्लियर ना हो रहा हो, बट जब आप हमारी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास कर लोगे तो ये सब पॉइंट्स बहुत ईजी लगेंगे। नेक्स्ट, What is the probability that a leap year selected at random will have 53 Sundays? अब देखो अगर लीप ईयर की बात करें तो नो डाउट 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, एंड नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। क्लियर? अब ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास 365 डेज दैट इज नॉन लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं, ये तो सबको पता है। और हर हफ्ते में कितना दिन होता है, 7 डेज। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आएगा 364 डेज। तो इसका मतलब 52 वीक्स प्लस 1 डे हमारे पास होता है नॉन लीप ईयर में। तो लीप ईयर में कितना होगा, 52 वीक्स प्लस 2 डेज, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है ना। तो इस 52 वीक्स में 52 संडेज तो होंगे ही होंगे। बट अब इन 2 दिन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है, हो सकती है संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। तो देखो यहाँ भी संडे आ सकता है, यहाँ भी संडे आ सकता है। तो इसका मतलब कि 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/7। इन 7 प्रोबेबिलिटी में से 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी है 53 संडेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, 2/7। नेक्स्ट, the demand and supply function under perfect condition are this and this respectively. Find the producer's surplus. Basically यहाँ पे misprinting है, y is equal to है 16 minus x square, यहाँ पे square missing है, and ये जो equation है वो है y is equal to 2x square plus 4. Basically ये x2 नहीं है, x square है। तो अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रोड्यूसर्स सरप्लस, एंड ये भी बता रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। तो हमेशा याद रखना कि जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है तो डिमांड किसके बराबर होती है, सप्लाई के, तभी तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की हम बात कर रहे हैं। तो हमारा डिमांड फंक्शन जो दिया है वो दिया है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड जो हमारे पास सप्लाई फंक्शन दिया है वो दिया है 2x स्क्वायर प्लस 4। अब क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगा, मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4 होगा। और हम कह सकते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, प्लस 12, और ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो नो डाउट यहाँ तक तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 4, और हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब इस इक्वेशन में x क्या था, यूनिट्स ही तो थी ना, कि कितनी यूनिट्स आपने सेल की है। तो यूनिट्स कितनी आ गई, दैट इज आउटपुट कितना आ गया, 2 यूनिट्स। इसकी आप फोटो क्लिक कर लो तो फिर हम आगे चलेंगे। अब यहाँ देखो जो हमारे पास 2 इक्वेशन दिया था डिमांड का और सप्लाई का, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस पूछ रहा है। तो हमारे लिए अब फर्दर कौन सा इक्वेशन रेलेवेंट होगा, सप्लाई से रिलेटेड, दैट इज दिस वन। क्यों? क्योंकि अगर हमसे कंज्यूमर सरप्लस पूछता तो हम डिमांड फंक्शन लेके चलते, बट अगर हमसे प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा है तो हम सप्लाई फंक्शन लेके चलेंगे। सप्लाई फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4। अब हमारे पास यूनिट गिवन है कितनी, हमने 2 यूनिट्स निकाली है, प्लस 4, और हम कह सकते हैं
12, दैट इज हमारा जो सप्लाई फंक्शन आ रहा है वो कितनी आ रही है 12, और हम कह सकते हैं कि जो हमारी मार्केट प्राइस है वो कितनी है 12। अगर हम 2 यूनिट्स बेच रहे हैं तो हम कितने पे बेच रहे हैं 12 रुपीज़ पे, मार्केट प्राइस कितनी है 12 रुपीज़। क्लियर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने पूछा है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस अब देखो बहुत ही सिंपली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। हमारे पास कितनी यूनिट्स थी 2 यूनिट्स थी, मार्केट प्राइस कितनी थी 12, तो सिंपली प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है कि प्रोड्यूसर्स का कितना सरप्लस है। जैसे कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं कि कंज्यूमर कितना रेडी था पे करने के लिए माइनस कितना उसको पे करना पड़ा। अब प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें ना तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और टोटल रेवेन्यू सिंपली कैसे आएगा, अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कैसे आता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। तो प्राइस 12 है, आउटपुट कितना है 2, और टोटल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई फंक्शन। क्लियर। तो प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, जो कि हमारे पास दिया है 2x² प्लस 4। क्लियर। अब ये हो जाएगा 24 माइनस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4x 20। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, x की वैल्यू, x की जगह हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 24 माइनस x³ मतलब 2 टू द पावर 3, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 16/3 एंड ब्रैकेट ओपन करके माइनस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। एंड जब 0 पे वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -0 और ये वैल्यू भी हो जाएगी -0। क्यों, क्योंकि अगर x की जगह 0 रखेंगे, अगर x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू भी 0 आएगी और ये वैल्यू भी 0 आएगी। तो इसको सॉल्व कर लो, बेसिकली 24 माइनस 8 ये हो जाएगा 16 माइनस 16/3। अगर हम 3 एलसीएम ले लें तो ये होगा 48 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3, और हम कह सकते हैं 32 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 32/3। बेसिकली इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 10.6667। अब देखो इसके अप्रॉक्स हमारे पास आंसर दिया 11, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी 11। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर्स 8 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब देखो अगर हमसे सम पूछा है ज्योमेट्रिक मीन का और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, तो फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अब देखो बेसिकली हम लोग इसकी बात करें ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन में जो कॉमन डिफरेंस निकलता है उसको हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं, जो कि r से डिनोट किया जाता है। और वो सिंपली कैसे निकलता है, जैसे ये सीक्वेंस दिए तो 2 डिवाइडेड बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 4। आप देखो कि सब में वैल्यू कितनी आएगी 2, तो कॉमन रेशियो कितना है 2। और फर्स्ट टर्म क्या है 1, जिसको हम a से डिनोट करते हैं, तो 1 माइनस 2 टू द पावर 8 टर्म्स पूछा है तो n कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। अब 2 टू द पावर 8 जब हम करेंगे दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे करके 8 टाइम्स, ऐसे करके 8 टाइम्स करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 256 डिवाइडेड बाय -1, और हम कह सकते हैं -255 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कट जाएगा तो आंसर आएगा a 255। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अभी ऊपर बताया कि अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो कॉमन रेशियो कैसे निकलता है 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है हम ऐसे करके माइनस करते जाते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो r आएगा 1/2 दैट इज b। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टॉप मोस्ट गोल ऑफ मैनेजमेंट, लीगल कंप्लायंस, कॉम्पिटिटिव एज, प्रोडक्टिविटी, वर्कफोर्स अडेप्टेबिलिटी। अगर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो सबसे ज़्यादा फोकस करती है प्रोडक्टिविटी पे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रोडक्टिव होगे उतना ही ज़्यादा आप आउटपुट जनरेट करोगे और कंपनी उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट, मैकग्रॉगर थ्योरी एक्स एंड वाई, ये तो करेक्ट है। मैकक्लिंट एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, नो। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बेसिकली किसकी थी, रूम्स की। ऊंची थ्योरी जेड, ये भी करेक्ट है। हर्से ब्लैंकर्ड
सिचुएशनल लीडरशिप, ये भी करेक्ट है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखोगे तो बाकी सारी थ्योरी तो जिसकी थी उन्हीं का नाम लिखा है, बट एक्सपेक्टेंसी थ्योरी व्रूम्स की थी, ना कि मैकक्लेंड की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, an organization structure is effective if it enables individuals to contribute to the objectives of the enterprise. This is known as scalar principle, principle of functional definition, principle of unity of objectives और none of the above. But obviously हम objectives को fulfill करने की बात करें तो हम किस principle की बात करें? Unity of objectives, कि अगर सब लोग objectives की तरफ काम करेंगे तो organization objective achieve कर पाएगा. Next, learning and motivation, which are influencing factors in a person's buying choice, are part of बेसिकली ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में 4 चीज़ें आती हैं. फर्स्ट इज मोटिवेशन, सेकंड इज लर्निंग, देन बिलीव्स एंड देन एटीट्यूड्स. नेक्स्ट, अब बेसिकली अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो बेसिकली ये रिफर करता है टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी मैनेज्ड इफेक्टिवली बाय अ सुपीरियर, कि एक पर्टिकुलर सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है. तो ये लार्जर होगा जब सेंट्रलाइज्ड वर्क्स होंगे एंड लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. नेक्स्ट, लीडरशिप इज अ फंक्शन ऑफ ऑल द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट वर्क ग्रुप के लिए है, प्रोडक्ट और सर्विस के लिए नहीं है, लीडर है, सिचुएशन है. प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कोई लीडरशिप फंक्शन नहीं होता. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस कोऑर्डिनेशन, एक्टिवेटिंग फोर्स विच इंस्पायर्स अ पर्सन टू पुट हिज बेस्ट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ टास्क, orderly arrangement of a group effort to provide unity of action in the pursuit of a common purpose. कोऑर्डिनेशन का मतलब तो यही होता है कि जहाँ पे हम सारे के सारे ग्रुप एफर्ट को एक साथ लेकर के आते हैं और उनके लिए जो भी अरेंजमेंट्स होता है उनकी ड्यूटीज़ फुलफिल करने के लिए वो भी अरेंज करते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंपली क्या है? कोऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट, दैट इज बी. नेक्स्ट, consider the following basic steps involved in the process of control. Identifying the strategic control points नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करते हैं. स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करने के बाद मतलब एक स्टैंडर्ड होता है और एक एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है. तो सबसे पहले हम ये सेट करते हैं कि हमारा क्या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होना चाहिए. फिर उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को हम मैच करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से. उसके बाद हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम कंट्रोल लगा सकते हैं. एंड लास्ट पॉइंट हमारा होता है कि जो भी डिफरेंस आया है हम उसको करेक्ट कर सके. क्लियर? तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? इस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स ये पहले आएगा, फिर मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स ये दूसरा होगा, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रैटेजिक कंट्रोल पॉइंट्स एंड देन करेक्टिंग डेविएशंस. तो जो हमारा सीक्वेंस है वो है 2 3 1 4, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. अब हमें देखना है कि किसने क्या कंट्रीब्यूट किया था. अगर एल्टन मेयो की बात करें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री सिविलाइजेशन. देन टेलर की बात करें तो नो डाउट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एंड मैरी पार्कर इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग द कंपनीज एंड एम्प्लॉयज गोल. क्लियर? तो ए के साथ जा रहा है 2, बी के साथ जा रहा है 4, सी के साथ जा रहा है 3 एंड डी के साथ जा रहा है 1. देख लेते हैं ये सीक्वेंस कहाँ पॉसिबल है. अब देखो जो हमारे पास आंसर दिया है उसमें करेक्ट आंसर है सी. ए के साथ है 2, बी के साथ है 4, सी के साथ है 3, डी के साथ है 1. तो ये सारे कंट्रीब्यूशन एंड उनके नाम साथ ही साथ आप लोग लर्न कर लेना, क्योंकि इस पैटर्न पे घुमा के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इंडिकेट्स अ करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस. ये तो हम लोग क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले प्लानिंग होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कोऑर्डिनेटिंग एंड देन लास्ट में होगा कंट्रोल. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड. अब देखो ये चीज़ है कि यूजुअली आप क्या हो? पागल हो. अनसाउंड माइंड मतलब मैड.
बट कभी कभी आप साउंड माइंड को, कभी कभी आपका दिमाग प्रॉपरली काम करता है, तो ऐसे लोग किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। बट इफ इन केस मान लो वो साउंड माइंड का होता है, यूजली जनरली वो कैसा है साउंड माइंड का, जब उसने ड्रिंक की हुई है तब वो अनसाउंड माइंड का है, दैट इज मैड है। तो उस केस में जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो साउंड माइंड का होता उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which one of the following is not considered to be coercion under section 15 of the Indian Contract Act 1872? coercion मतलब होता है जब आप जोर जबरदस्ती करके किसी के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो। अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड, या आपने जोर जबरदस्ती की, कमिटिंग एन एक्ट फोरबिडन बाय लॉ, एक ऐसा एक्ट आप कर रहे हो जो लॉ में रोका गया है, जैसे सुसाइड करने की आपने धमकी दी, तो जैसे सुसाइड है तो सुसाइड को भी तो लॉ में फोरबिडन किया गया है, रोका गया है। एन एक्ट डन टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आप सिर्फ इसलिए करो ताकि पार्टी कंसेंट दे दे, पार्टी अग्री कर जाए और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, तो ये तीनों ही कोर्जन का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव। अब कोर्जन मतलब सिंपली जब हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो जहाँ पे फ्री कंसेंट होता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। बट जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। और ऐसा 5 सिचुएशन होता है। फर्स्ट इज कोर्शन, देन मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्लियर? इन सारे ही केसेस में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होता है, दैट इज जो इनोसेंट पार्टी होती है उसको राइट मिलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकता है और डिसकंटिन्यू कर सकता है। अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन चाहिए सो दैट आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उस पर भी बहुत सारे MCQs अपलोड कर देंगे। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सेल एज डिफाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज एन, सेल तब होती है जब दोनों ही पार्टी ने अपना अपना पार्ट प्ले कर दिया, और ऐसा कब होता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट, देयर इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग डेट इन केस ऑफ, एग्जिस्टिंग डेट कहाँ होता है? गारंटी के केस में, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्योंकि बेसिकली अगर गारंटी की बात करें तो उसमें परफॉर्मेंस की हम गारंटी देते हैं, श्योरिटी देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एग्जिस्टिंग डेट होता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। वो है द इंटेंशनल रिलिंक्विशमेंट ऑफ अ क्लेम और प्रिविलेज इज। अब देखो, जब आप इंटेंशनली मतलब सोच समझ करके अपनी मर्जी से अपनी किसी भी क्लेम को या किसी भी प्रिविलेज को, दैट इज हम कह सकते हैं किसी भी राइट को या किसी भी क्लेम को अपनी मर्जी से रिलिंक्विश करते हैं। व्हाट इज रिलिंक्विश? रिलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप करते हैं, मतलब छोड़ देना। अगर आप अपनी मर्जी से अपना कोई राइट छोड़ते हो तो उसको हम कहते हैं वेवर। क्लियर? वेवर का मतलब सिंपली क्या होता है, जहां मान लो दो पार्टी है ए और बी, ए के पास कोई राइट है या क्लेम है और इसने अपनी मर्जी से उस राइट या क्लेम को वेव ऑफ कर दिया, दैट इज रिलिंक्विश कर दिया। एंड ये जो वेवर होता है ये किसी एग्जिस्टिंग या किसी फ्यूचर राइट का हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि लेट्स से ए और बी के बीच में डील हुई थी, जहां ए ने कुछ गुड्स सेल किए थे बी को, एंड बी ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। अब इफ इन केस मान लो ए के पास ये जो राइट है कि उसको 10,000 रुपीज़ मिलना है बी से, वो चाहे तो वो अपनी मर्जी से इसको रिलिंक्विश कर सकता है, दैट इज वेव ऑफ कर सकता है। क्लियर? एंड ये जो वेवर है ये फुल वेव ऑफ भी हो सकता है या पार्शियल भी हो सकता है। जैसे वो ये कह सकता है कि चलो ठीक है आप 8,000 का पेमेंट कर दो, हम मान लेंगे कि फुल सेटलमेंट हो गया, या पूरा 10,000 वेव ऑफ कर दो। क्लियर? तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि अगर हम सोच समझ करके अपनी मर्जी से अपने किसी क्लेम या प्रिविलेज को रिलिंक्विश करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेवर। नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ अ इंडेमनीफायर अराइजेस। अब देखो सबसे पहले तो ये समझो कि व्हाट इज इंडेमनिटी। अगर हम इंडेमनिटी की बात करें तो इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे बेसिकली सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ लॉस और कंपनसेशन। क्लियर? हमने कहा कि इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आप दूसरी पार्टी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट अ लॉस। और डिटेल में देखते हैं कि एज पर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडेमनिटी बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां लेट्स से मेरे पास दो पार्टी है ए और बी। ए है हमारा प्रोमिजर और बी है प्रोमिजी।
बेसिकली जिसको हम लोग ऑफरर और ऑफरी भी बोलते हैं, ए बी को प्रॉमिस करेगा कि वो बी को किसी भी तरह के लॉस से सेव करेगा, और ये लॉस जो बी को होने वाला है ये ए की वजह से भी हो सकता है या किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है। क्लियर? हमने बोला कि जो प्रॉमिसर है वो प्रॉमिसी को ये प्रॉमिस करता है कि आपको जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है हम उसके अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, एंड ये जो लॉस बी को होने वाला है ये चाहे तो प्रॉमिसर के थ्रू होगा या किसी आउटसाइडर के थ्रू भी हो सकता है। क्लियर? बट बेसिकली इंडेमनिटी का मतलब होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे आप दूसरी पार्टी को ये प्रॉमिस करते हो कि फ्यूचर में आपको जो भी लॉस होने वाला है उसके अगेंस्ट हम सेफ्टी, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? ओनली बिफोर द अकरेंस ऑफ लॉस, ओनली ऑन द अकरेंस ऑफ एनी लॉस टू द इंडेमनिटी होल्डर, when the indemnity holder compel the indemnifier to make good his loss even before he has suffered actual loss by paying off the claim or none of the above। तो नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि अब हमने अभी देखो यही चीज बताया ना कि जो लॉस आपको फ्यूचर में होने वाले हैं हम लोग यहाँ उसके अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ना कि लॉस के अकरेंस के पहले। मतलब अगर लॉस हुआ ही नहीं है तो क्या उस केस में इंडेमनिफायर की कोई भी लाइबिलिटी अकर करेगी? नहीं। इंडेमनिफायर कौन हो गया? जो प्रॉमिसर है। वो कौन है? इंडेमनिफायर। क्या उसकी कोई लाइबिलिटी अराइज करेगी? नहीं। लाइबिलिटी तब अराइज करेगी जब एक्चुअल में प्रॉमिसी को और हम कह सकते हैं इंडेमनिटी होल्डर को लॉस होगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, as per section 2 subsection 92 of the Companies Act 2013 it provides that unlimited company means, अब देखो अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं या हम कह सकते हैं कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। क्लियर? बेसिकली देखो दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है लिमिटेड कंपनी और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी में भी बेसिकली दो तरह की कंपनी होती है, एक बाय शेयर्स और एक होती है बाय गारंटी। अब देखो लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है, और कहाँ तक लिमिटेड होती है? अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जितना शेयर्स आपने खरीदा है उस पर जितना भी ड्यू अमाउंट है वहाँ तक ही आपकी लायबिलिटी बनेगी। और अगर आपने गारंटी दी है तो लेट्स से आपने 1 लाख रुपए की गारंटी दी है तो आपकी लायबिलिटी कहाँ तक होगी? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख तक। क्लियर? इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे लायबिलिटीज जो मेंबर की होगी वो लिमिटेड होती है। बट अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो अनलिमिटेड कंपनी का रूल यही होता है कि जितने भी कंपनी के मेंबर्स होंगे या शेयर होल्डर्स होंगे सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। दैट इज अगर फ्यूचर में कंपनी को अपने डेट्स का पेमेंट करना है और कंपनी के पास सफिशिएंट पैसे नहीं है तो वो अपने मेंबर से लेगी, और मेंबर्स के पास भी सफिशिएंट पैसे नहीं है तो जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम सेल कराने का राइट रखते हैं। क्लियर? तो देख लेते हैं ऑप्शन। अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। अभी देखो हमने ऊपर यही चीज बताया है कि जहां पे कोई भी लिमिट ना हो, किस पे? मेंबर्स की लायबिलिटी पे, तो उसको हम कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच। अब देखो दो तरह की कंपनी जो बेसिकली हम लोग यूज करते होती है एसोसिएट कंपनी और एक होती है सब्सिडरी कंपनी। अगर हम बात करें एसोसिएट कंपनी की तो एसोसिएट कंपनी मतलब सिंपली जहां पे आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। लेट्स से मेरे पास दो कंपनी है, ए कंपनी बी कंपनी। इफ इन केस मान लो ए कंपनी का बी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? मतलब जहां पे कम से कम एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल का कंट्रोल मिलता हो उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब ए कंपनी का बी कंपनी पे क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। कब होगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? जब लेट्स से बी कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल है वो है 100 लाख का। क्लियर? और ए कंपनी ने कम से कम 20 लाख शेयर्स उनके होल्ड करके रखे हों तो नो डाउट ए कंपनी एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है, तो उस केस में ए कंपनी का बी कंपनी पे क्या होगा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। एंड जहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है उसी को हम कहते हैं एसोसिएट कंपनीज। क्लियर? तो सब्सिडरी कंपनी क्या है? सब्सिडरी कंपनी मतलब जहां पे आप 51% और मोर का पावर रखते हो। जैसे इफ इन केस मान लो ए कंपनी ने बी कंपनी के जो शेयर्स हैं 100 लाख उसका 51% या उससे ज़्यादा होल्ड करके रखा होता तो नो डाउट पूरा डिसीजन किसका चलता? ए कंपनी का चलता।
तो उस केस में बी कंपनी उसकी क्या हो जाती है, सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। क्लियर। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है अबाउट एसोसिएट कंपनी, और एसोसिएट कंपनी में हमेशा याद रखना हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की। अब ये चीज़ याद रखना कि अगर हम लोग एसोसिएट कंपनी की बात करें तो ए कंपनी का बी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, दैट इज 20% और मोर, बट 51% से कम होना चाहिए, दैट इज बी कंपनी इसकी सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। इसका डेफिनेशन यही है एसोसिएट कंपनी का कि कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट which is not a subsidiary company of the company having such influence। क्लियर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लिखा है द अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, द अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट द सब्सिडियरी कंपनी, द अदर कंपनी डज नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट द सब्सिडियरी कंपनी, और नन ऑफ द अबव। तो नो डाउट अगर हम लोग एसोसिएट कंपनी की बात कर रहे हैं तो हम लोग किसकी बात करेंगे, ऑप्शन बी की, क्योंकि हमसे कह रहे हैं एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट the other company has a significant influence but which is not the subsidiary company। Clear। Next, an individual at any one point of time can be appointed as a whole time director in, अगर whole time director की बात कर रहे हैं तो at a time आप सिर्फ एक कंपनी में अपॉइंट हो सकते हैं। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स दैट द फॉलोइंग मैटर्स शैल नॉट बी डेल्ट इन अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो एज पर रूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं कि उन मैटर्स पे आप डिस्कशन नहीं कर सकते या मीटिंग नहीं कर सकते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या इनफैक्ट किसी भी अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू। इसका मतलब क्या कि इन पे अगर आपको मीटिंग करनी है तो आपको मीटिंग करनी होगी फेस टू फेस। क्लियर। अब रूल 4 में अगर देखा जाए तो 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे बताया गया है कि आप ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो और ना ही ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू किसी भी तरह की कोई मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। कौन कौन सा, सबसे पहला उसमें दिया अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट दिया अप्रूवल ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट, नेक्स्ट दिया है अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड लास्ट दिया है ऑडिट कमिटी मीटिंग्स। क्लियर। अब ये जो ऑडिट कमेटी मीटिंग्स है बेसिकली जब कंसिडर करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये सारे के सारे केसेस कब आप डिस्कस नहीं कर सकते हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी भी ऑडियो विजुअल सोर्स के थ्रू डिस्कस नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते। इन चारों ही पॉइंट पर अगर आपको मीटिंग करनी है तो आपको फेस टू फेस करना होगा। क्लियर। तो एज पर रूल 4 यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं क्योंकि ये चारों मैटर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इन पे आप किसी भी अदर सोर्स में डिस्कशन नहीं अलाउड है। क्लियर। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव, कि इन सारे ही केसेस में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट, the directors participating in a board meeting through video conferencing। अब देखो बोर्ड मीटिंग तो अलाउड है, बोर्ड मीटिंग के लिए तो कहीं नहीं बोला है, तो अगर डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू तो उस केस में शैल कंस्टिट्यूट कोरम, शैल नॉट कंस्टिट्यूट कोरम, शैल कॉन्स्टिट्यूट विथ 3/4 मेंबर्स प्रेजेंट, ऑल ऑफ द अबव। नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा ए, शैल कंस्टिट्यूट कोरम। अब आप पूछोगे कि मैम कोरम क्या होता है, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा कि कोरम मतलब होता है जहाँ पे हम बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन्स की जो कि अटेंड करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट बिजनेस एट अ ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग। मतलब जब हमारी बोर्ड मीटिंग हो रही है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ मिनिमम नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन को होना ज़रूरी है सो दैट वो बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर सके। क्लियर। और अगर हमारा प्रॉपर कोरम नहीं प्रेजेंट है तो हम ये मानते हैं कि हमारी बोर्ड मीटिंग प्रॉपरली हेल्ड नहीं हुई है। क्लियर। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि कितना कोरम होना चाहिए, तो देखो एज पर सेक्शन 174 ये चीज़ बताई गई है कि जब भी बोर्ड मीटिंग होगी तो बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम कितना होना चाहिए। क्लियर। अब अगर हम लोग कोरम की बात करें तो कोरम मतलब सिंपली जो टोटल स्ट्रेंथ है आपकी उसका 1/3 या कम से कम 2 डायरेक्टर्स, विच एवर इज हायर, मतलब दोनों में से जो भी हायर होगा हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर कोई हमसे पूछे कि बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम क्या है, तो बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम सिंपली हमारे पास जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसके 1/3 लोग प्रेजेंट हो या कम से कम 2 डायरेक्टर्स प्रेजेंट हो, इनमें से जो भी हायर सिचुएशन होगी हम उसको कंसिडर करेंगे। क्लियर।
एंड दूसरा, अगर डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या किसी भी अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, तो उनको हम क्या कोरम के लिए काउंट करेंगे? ये जो 1/3 है या 2 डायरेक्टर्स है, क्या उसमें काउंटिंग उनकी होगी? हाँ होगी। भले उन्होंने फेस टू फेस मीटिंग नहीं अटेंड की हो, बट अगर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या किसी भी अदर ऑडियो विजुअल सोर्स के थ्रू पार्टिसिपेट किया है, तो उनको भी कोरम का पार्ट हम मानते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे यही चीज़ पूछा था कि वो डायरेक्टर्स जो बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करें थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या वो कोरम का पार्ट बनेंगे? हाँ बनेंगे। क्लियर? एंड अब ये लर्न हो गया होगा कि बोर्ड मीटिंग के लिए हमें कितने लोग चाहिए कोरम बनाने के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन जो चाहिए वो चाहिए टोटल स्ट्रेंथ की 1/3 या 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following is not correct in respect of income tax rules applicable for the assessment year 2016-17? अब देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 2016 का है, इसलिए असेसमेंट ईयर 2016-17 कवर किया है। अब अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो हम लोग असेसमेंट ईयर लेकर के चलेंगे वो है 2021 to 2022। क्लियर? तो कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है वो देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 80C 1,50,000 का डिडक्शन है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट और लोन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज 2 लाख, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सरचार्ज इज लेविड एट द रेट ऑफ 10% ऑन इंडिविजुअल्स HUF AOP हैविंग इनकम एक्सीडिंग ₹1 crore, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की, दैट इज इंडिविजुअल्स HUF AOP किसी की भी बात करो, तो उसमें जो लिमिट रखी गई है वो क्या लिमिट है कि अगर हमारी इनकम मोर देन 50 lakhs है तो सरचार्ज लगेगा 10%, एंड अगर इनकम मोर देन 1 crore है तो सरचार्ज का रेट है 15%। क्लियर? और हमसे यही चीज़ पूछा था इनकम एक्सीडिंग 1 crore, तो अगर 1 crore से ज़्यादा इनकम है तो क्या 10% सरचार्ज लगेगा? नहीं, 15% सरचार्ज लगेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज 25,000, ये भी करेक्ट है। क्योंकि बेसिकली अगर एक इंडिविजुअल ने जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो इंश्योरेंस है वो लिया है सेल्फ के लिए या अपने स्पाउस के लिए या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, तो 25,000 तक का ही डिडक्शन अलाउड है। एंड एडिशनल डिडक्शन अलाउड है अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी इंश्योरेंस लिया है तो। बट इन जनरल अगर बात करें तो डिडक्शन कितना है? 25,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? देख लेते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और नन ऑफ द अबव। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, बट अगर वैल्यू एडेड टैक्स की बात करें जिसकी जगह अब फिलहाल GST है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये हमारा किस तरह का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट? अब देखो, ये कह रहा है कि रेसिडेंट इंडिया के हाथ में टैक्सेबल है, बट ये कौन सा रेसिडेंट है? रेसिडेंट बेसिकली 2 तरह का होता है, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर? तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्नड इन इंडिया और एल्सवेयर, ये तो टैक्सेबल होगा। इनकम विच अक्रू और अराइज और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर। देखो बेसिकली ये रिसीव्ड कहाँ हो रही है? इंडिया में। और दूसरी वाली अराइज कहाँ हो रही है? इंडिया में। थर्ड वन इज इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बट यहाँ बिजनेस कहाँ कंट्रोल हो रहा है? इंडिया में। तो इस केस में तीनों के तीनों ही टैक्सेबल होंगे किसके हाथ में? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के केस में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अब रेसिडेंशियल स्टेटस पे अगर हम देखें तो एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर में हमने देखा है कि हमारे पास रेसिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चंस कवर करता है। तो इस पे हम हम इस पे एक बेसिक क्लास अपलोड कर देंगे जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस के केस में कब टैक्सेबिलिटी बनती है और कब नहीं। नेक्स्ट, For financial year 2015-16, the rates of short-term capital gain and long-term capital gain for the equity shares are, हम financial year 15-16 की यहाँ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे financial year 2021 की। क्लियर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्सेबिलिटी है वो है 15% एंड लॉन्ग टर्म
कैपिटल गेन पे जो टैक्सेबिलिटी है वो है 10% तब जब हमारा गेन 1 लाख से ज़्यादा हो। क्लियर? अगर गेन 1 लाख से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना रेट लगेगा? 10%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, which of the following income are exempt from tax under section 10 of income tax act 1961? ऑप्शन देखते हैं, इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द फर्म, इंटरेस्ट पेड टू अ रेसिडेंट, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बात करें पॉइंट बी की, दैट इज शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द फर्म, तो इसको एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। क्लियर? ये जो प्रॉफिट पार्टनर्स रिसीव करते हैं कहाँ से? फर्म की टोटल इनकम से, ये एग्जेम्प्ट होता है इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर के हाथ में इसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो बेसिकली इस पर टैक्स कौन पे करता है? फर्म पे करती है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी। Next, if the quantity of a commodity demanded remains unchanged as its price changes, the coefficient of price elasticity of demand is, सिंपली देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा डिमांड है वो कांस्टेंट है, प्राइस भले पहले इतना था फिर इंक्रीज होकर के इतना हो गया, भले डिक्रीज होकर इतना हो जाए, बट स्टिल जो हमारी डिमांड है वो चेंज नहीं होगी। अब अगर हम लोग बात करें सॉल्ट की, बटन की, मैच बॉक्स की, तो इन सारे केसेस में अगर आप देखोगे ना तो प्राइस बढ़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डिमांड कांस्टेंट होती है। अब जैसे फिर इन केस मान लो आज सॉल्ट का पैकेट 100 रुपये का मिल रहा है, कल 1000 का भी मिलेगा तो कोई फर्क नहीं है, हम एक पैकेट यूज़ करते हैं तो हम एक ही पैकेट यूज़ करेंगे, और अगर 10 रुपये का भी मिलेगा तो भी हम एक ही पैकेट यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग 2-3 पैकेट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? तो ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे भी कुछ आइटम्स होते हैं जहाँ पे प्राइस बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डिमांड क्या रहेगी? अनचेंज्ड। क्लियर? और इस केस में क्या होता है? ईडी, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जीरो, की आप प्राइस को कितना भी खींच लो आपके डिमांड में कोई चेंज नहीं होने वाला। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, 0। नेक्स्ट, इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, द कमोडिटी इज, यहाँ देखो पहली बात तो प्राइस इलास्टिसिटी की बात नहीं करा, किसकी बात करा है? इनकम इलास्टिसिटी की। बट स्टिल हम यहाँ एक बात बताएंगे, चाहे प्राइस इलास्टिसिटी हो चाहे इनकम इलास्टिसिटी हो, हमेशा याद रखना कि अगर वो इज इक्वल टू 1 है तो वो बात करें कंफर्ट गुड्स की, ग्रेटर देन 1 के केस में हमेशा बात होगी लग्जरी गुड्स की, एंड लेस देन 1 के केस में हमेशा बात होगी नेसेसरी गुड्स की। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर ग्रेटर देन 1 है तो आंसर होगा लग्जरी, दैट इज बी। नेक्स्ट, द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट फॉर अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाय, अब देखो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब हम बात करते हैं जहां हम दो प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट कर सकें। क्लियर? तो बेसिकली यही चीज़ होती है ना कि अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है तो जैसे ही प्राइस में फॉल होगा दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में तो यही होता है कि अगर मान लो टी की प्राइस डिक्रीज हुई तो कॉफ़ी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी के जो कंज्यूमर्स हैं वो भी शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स टी। क्लियर? तो यहाँ जो बेसिकली हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो नो डाउट पहले प्राइस इतनी थी, डिमांड इतनी थी, जैसे ही हमारी प्राइस डिक्रीज हुई डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो मूवमेंट किधर हो रहा है? इंडिफरेंस कर्व में, टुवर्ड्स डाउन। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन मेजर्ड बाय, अब देखो अगर हम लोग बात करें इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की तो हम यहाँ बात करें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की, जहाँ बेसिकली हम लोग दो इनपुट दैट इज लेबर एंड कैपिटल के थ्रू कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उन कॉम्बिनेशन से एक फिक्स अमाउंट ऑफ आउटपुट ही जनरेट करते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे हम लोग लेबर और कैपिटल का ऐसा कॉम्बिनेशन रखते हैं जिससे हमारा आउटपुट इंटैक्ट रहेगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम लेबर और कैपिटल में से अगर एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे को डिक्रीज करें, या दूसरे को इंक्रीज करें तो पहले को डिक्रीज करें। क्लियर? अब बेसिकली जो MRTS का फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, और क्योंकि इसका रिलेशन नेगेटिव है इसलिए हम हमेशा याद रखेंगे कि हम माइनस साइन होगा। रीजन बीइंग, अगर आप एक इनपुट को इंक्रीज करोगे तो नो डाउट आपको दूसरे इनपुट को डिक्रीज करना होगा, ओनली बिकॉज कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रखना होता है, और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? सेम लेवल ऑफ आउटपुट को। क्लियर? तो अगर हम लोग बेसिकली बात करें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की तो ये एक ऐसा रेट शो करता है जिससे हम जहां हम एक इनपुट को सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे इनपुट से, और जो इनपुट है हमारे पास वो है लेबर एंड कैपिटल। क्लियर?
एंड एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इनके बीच में जो हम चेंज करें वो विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ रिजल्टिंग आउटपुट, मतलब जो हमारा आउटपुट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज ना हो, दैट इज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में कोई चेंज ना हो। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें मार्शल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की इलास्टिसिटी का, तो नो डाउट इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट। अगर हमारे पास स्लोप दिया है आइसोक्वेंट का तो हम बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं मार्शल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, द स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट। बेसिकली अगर हम लोग इस बात करें स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट की तो ये इंडिकेट करता है मार्शल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को, दैट इज एक ऐसा रेट जिससे हम इनपुट को तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज लेबर को एज वेल एज कैपिटल को, बट वहाँ पे जो हमारा रिजल्टिंग लेवल ऑफ आउटपुट है वो चेंज नहीं होता। एंड जो हमारा आइसोक्वेंट है वो बेसिकली इस तरीके से बनता है जहाँ इफ इन केस मान लो हमारे पास ये पहला इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है, तो अगर एक इनपुट, तो अगर ये कॉम्बिनेशन था अभी तक, अब जैसे ही हमने दूसरे वाले इनपुट को डिक्रीज़ किया हमारा पहला इनपुट इंक्रीज हो जाएगा। और ये रीज़न ही यही है कि हम यहाँ पे दो इनपुट के कॉम्बिनेशन से आउटपुट बनाने की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली इंडिफरेंस कर्व की तरह ही है, जैसे इंडिफरेंस कर्व था वहाँ पे भी हम लोग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से, वैसे आइसोक्वेंट में हम लोग बात करते हैं कि लेवल ऑफ आउटपुट हमारा फिक्स होगा विद द हेल्प ऑफ दो इनपुट के थ्रू। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, द स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट। की स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट अगर दिया है तो बहुत ही ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, इफ वी हैव कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लेबर यूज्ड पर यूनिट ऑफ टाइम बाय 10% बट कीप द अमाउंट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट, तो उस केस में आउटपुट क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे तीन रिलेशन होता है ना, हम तीनों ही रिटर्न टू स्केल बता देते हैं। रिटर्न टू स्केल में तीन चीज़ें होती हैं, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दूसरा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड तीसरा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। बेसिकली रिटर्न टू स्केल में हम किसको कंपेयर करते हैं? इनपुट को और आउटपुट को। इनपुट को कंपेयर करते हैं विद आउटपुट। तो अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है और इसमें आपने अपने इनपुट को 100% से बढ़ाया है तो उस केस में आपका आउटपुट 120% से इंक्रीज होगा। क्लियर। डिक्रीजिंग में क्या होता है कि अगर आपने अपने इनपुट को 100% से बढ़ाया तो आउटपुट इंक्रीज होगा बट ओनली 80% से। एंड कांस्टेंट में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप अपने इनपुट को 100% से बढ़ा रहे हो तो आउटपुट भी बढ़ेगा कितने से? 100% से। क्लियर। यही सेम रिलेशन डिक्रीज के टाइम भी होता है क्योंकि रिटर्न टू स्केल मतलब सिंपली हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट के। तो इतना याद रखना कि अगर आप इनपुट को इंक्रीज करोगे तो नो डाउट आपका आउटपुट बढ़ेगा ज़रूर, बट जितना आपने इनपुट बढ़ाया है, लेट्स से इनपुट हमने इंक्रीज किया 100% और उससे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है 120%, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। अगर वो इंक्रीज हो रहा है 80% तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इनपुट 100% से बढ़ाया और आउटपुट कितना बढ़ा? उससे कम। एंड अगर हमारा आउटपुट भी 100% से बढ़ा तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है कि जितना चेंज हमारा इनपुट में हो रहा है उतना आउटपुट में भी हो रहा है। अब देखो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करें रिटर्न टू स्केल की तो हमने तीनों रिलेशन बता दिया, बट रिटर्न टू स्केल में इतना याद रखना कि हम बात करें इनपुट और आउटपुट की, कि हमारा इनपुट इंक्रीज होने पर आउटपुट भी इंक्रीज होता है। बट इतना बस ये चीज़ है कि अगर 100% इंक्रीज़ हुआ इनपुट और 100% आउटपुट तो ये कांस्टेंट है। अगर इनपुट से ज़्यादा आउटपुट बढ़ रहा है तो ये इंक्रीजिंग है, इनपुट से कम बढ़ रहा है आउटपुट तो ये डिक्रीजिंग है। बट जब हम यहाँ पे इनपुट की बात करते हैं तो लेबर एंड कैपिटल की बात कर रहे हैं एंड हमें दोनों को इंक्रीज़ करना है, किसी एक इनपुट को इंक्रीज़ करने की बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है कि अगर दोनों इनपुट इंक्रीज़ हो रहा है एट अ टाइम तो उस केस में ये तीन रिलेशन बनाए, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ वी हैव कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लेबर यूज्ड पर यूनिट ऑफ टाइम बाय 10%, बट जो हमारा कैपिटल है वो कांस्टेंट है। यहाँ देखो लेबर एंड कैपिटल ये दोनों क्या है? इनपुट है। अब इन दोनों इनपुट को साथ में बढ़ाते तब हमारा आउटपुट उतने % से बढ़ता। मतलब अगर इनपुट 10% से बढ़ रहा है तो आउटपुट भी कितने % से बढ़ता? 10% से। कब? जब हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता तो। बट इनपुट में हमने सिर्फ क्या बढ़ाया? लेबर बढ़ाया, कैपिटल नहीं बढ़ाया। इसका मतलब हमारा आउटपुट इंक्रीज तो होगा बट 10% से कम इंक्रीज होगा। क्लियर। और ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि कैपिटल नहीं बढ़ रहा है बेटा, सिर्फ लेबर बढ़ रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, इट इंक्रीजेस बाय लेस देन 10%। नेक्स्ट, an entrepreneur running a business takes out rupees 20,000 per year as salary from the total receipts of the firm. The implicit cost of this entrepreneur is,
अब देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं उस कॉस्ट की जो हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। क्लियर? एंड बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, कि हमारे पास नेक्स्ट क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। जैसे अगर मान लो एंटरप्रेन्योर है, वो अपने बिजनेस से कितना अर्न कर रहा है, 20,000 सैलरी वो विड्रॉ कर रहा है। हो सकता है कि वो अपना बिजनेस रन ना करता बल्कि कहीं जॉब कर रहा होता, और जॉब से उसको 15,000 की इनकम जनरेट होती, तो उसने इस 20,000 के लिए, उसने इस 20,000 को अर्न करने के लिए क्या छोड़ा? इस 15,000 की जॉब को, और इसी 15,000 को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट अ फर्म मस्ट गिव अप इन ऑर्डर टू यूज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इट ऑलरेडी ओन्स एंड दस डज नॉट रेंट देम। मतलब कि उन्होंने जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन किए हैं उनसे वो कितना अर्न कर रहे हैं, जबकि वो उनको रेंट पे दे के भी अर्न कर सकते थे। सेम हमने यही चीज़ बोला कि इन केस मान लो हम कहीं पे अपना जॉब, हम कहीं पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, बट साथ ही साथ अगर हम बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहे होते तो हम खुद भी तो फैक्टर प्रोडक्शन है, फैक्टर प्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योर भी आता है, तो एंटरप्रेन्योर कहीं जॉब भी कर सकता था। मतलब बेसिकली वो अपना बिजनेस ना करके जॉब कर सकता था, और उस जॉब से जो उसकी अर्निंग होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? तो यहाँ देखो हमारे पास क्वेश्चन में कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कोई कंपैरिजन तो दिया नहीं है, सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर हम अपने बिजनेस, सिर्फ इतना कह रहा है कि हम बिजनेस रन कर रहे हैं और बिजनेस से कितना अर्न करें, 20,000 पर ईयर एज सैलरी। कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखा है कि हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या अवेलेबल है। क्लियर? एंड अगर हम बात करें इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर की, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा, हाउ मच लेबर एंड अदर फैक्टर्स आप कितना इन्वॉल्व कर सकते हो, दैट पर्सन ओन्स एंड यूजेस इन द एंटरप्राइज कुड अर्न कलेक्टिवली इन देयर बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। मतलब हमने क्या चीज़ बोला कि अगर हमें इम्प्लिसिट कॉस्ट निकालना है एंटरप्रेन्योर का, तो ये तभी निकल सकता है जब हमें ये पता हो कि कितना लेबर और कितना फैक्टर्स जो हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं वो अगर हम कहीं और लगाते तो हम कितना अर्न कर सकते थे। दैट इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, बट क्या हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है? नहीं। कहीं पर भी ये चीज़ नहीं बताया कि हम अगर कहीं और जॉब कर रहे होते तो हमें कितना मिल रहा होता। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? एनी ऑफ द अबव पॉसिबल। 20,000 भी हो सकता है, मोर देन 20,000 भी हो सकता है, लेस देन 20,000 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, हो सकता है कि हमें एक जॉब ऑफर हुई होती एग्जैक्ट 20,000 की, या 40,000 की, या 10,000 की, तो ये जो हमें जॉब मिलती जहाँ पे हम अपना लेबर, जहाँ पे हम अपना बेस्ट प्रोवाइड कर पाते, उसी को तो एंटरप्रेन्योर का इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं ना। क्लियर? एंटरप्रेन्योर का अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो सिर्फ इतना याद रखना कि एंटरप्रेन्योर मतलब क्या हो गया? बिजनेस का ओनर। तो जो बिजनेस का ओनर है वो अपने बिजनेस के लिए भी तो काम कर रहा है रात दिन। अगर वो अपने बिजनेस के लिए काम नहीं करता तो नो डाउट वो कहीं पर जॉब कर रहा होता, और उस जॉब से उसको जो पैसा मिल रहा होता वही उसके लिए क्या हो जाती? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर मेजर। अगर आउटपुट इलास्टिसिटी की बात करें तो सिंपली ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन लेबर। दैट इज, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द बेस्ट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज गिवन बाय द पॉइंट वेयर। बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट की बात कर रहे हैं तो दो ही कंडीशन होती है, MR इज इक्वल टू MC एंड व्हेन MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो, दैट इज MC कर्व क्या होगा? राइज होगा। और यही इक्विलिब्रियम सिचुएशन है हर एक मार्केट में, चाहे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, चाहे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, चाहे मोनोपोली हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज गिवन बाय। अब देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट रन सप्लाई कर्व की। ऑप्शन देखते हैं, the rising portion of marginal cost curve over and above the shutdown point, the rising portion of its MC curve over and above the break-even point, the rising portion of its MC curve over and above the AC curve, और the rising portion of its MC curve। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में कहाँ दिया होगा? सिंपली जब हमारा जो राइजिंग पोर्शन है MC कर्व का वो किसके ओवर एंड अबव हो? शट डाउन पॉइंट के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। एंड अगर हम बात करें शटडाउन पॉइंट की, तो हमने पहले भी बताया कि हम यहाँ किसकी बात करते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, कि एटलीस्ट आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की रिकवरी करनी होगी। क्लियर? तो इसका जो ग्राफ बनता है वो भी हम बना करके बता देते हैं।
लेट्स से ये हमारे पास कर्व है, ये प्राइस दिया हुआ है, ये आउटपुट है। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा AR इज इक्वल टू MR, दैट इज जो डिमांड कर्व है। इस तरीके से हमारा MC कर्व बनेगा। ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ये है एवरेज कॉस्ट। क्लियर? तो देखो बेसिकली हमें इतना तो अर्न करना होगा शॉर्ट रन सप्लाई कर्व में, दैट इज शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या है, ये वाला जो पोर्शन है कि इससे नीचे हमारा सप्लाई कर्व नहीं जा सकता। क्लियर? इसीलिए हमने बोला कि जो राइजिंग पोर्शन है वो किसके ओवर एंड अबव होना चाहिए, शटडाउन पॉइंट के, और शटडाउन पॉइंट बेसिकली क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, if the factor prices and factor quantities move in the same direction, then we have, अब देखो बेसिकली इसका आंसर होगा एन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का मतलब होता है जब एक इंडस्ट्री अपने आउटपुट को एक्सपैंड करती है, इंक्रीज करती है, तो उससे उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? और हमसे क्वेश्चन में यही कह रहा था कि जो फैक्टर प्राइसेस है दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस है, और फैक्टर क्वांटिटीज़ है दैट इज आउटपुट, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम किस तरह की इंडस्ट्री हुए, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। कि जैसे ही इंडस्ट्री ने अपने आउटपुट को इंक्रीज करने का प्लान बनाया वैसे ही मार्केट में उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ जाएगी। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब यहाँ देखो हम लोग बाकी दो पॉइंट भी समझ लेते हैं कि कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री क्या होता है और डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री क्या होती है। देखो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होती है जब इंडस्ट्री ने प्लान किया कि वो अपने आउटपुट को इंक्रीज करेगी और इसकी प्लानिंग से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस है वो डिक्रीज हो जाए, दैट इज पर यूनिट प्राइस क्या हो, डिक्रीज हो, तो उस तरह की इंडस्ट्री को हम कहते हैं डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। और कांस्टेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर हमने अपने आउटपुट को इंक्रीज करने का सोचा तब भी जो हमारी प्राइजेस हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वो क्या होंगी, चेंज नहीं होंगी, दैट इज कांस्टेंट रहेंगी, तो उनको हम कहेंगे कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। क्लियर? बस इतना याद रखना कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस को जब हम कंपेयर करते हैं किससे, आउटपुट से, मतलब आउटपुट में चेंज होने से अगर हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस चेंज होती है तो उसी को हम कहते हैं कॉस्ट इंडस्ट्री। क्लियर? अगर आउटपुट इंक्रीज करने से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस में इंक्रीज हुई तो ये होगा इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। अगर आउटपुट इंक्रीज होने से फैक्टर ऑफ प्राइस की पर यूनिट प्राइस डिक्रीज हो गई तो उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। एंड अगर आउटपुट इंक्रीज करने से हमारे फैक्टर ऑफ प्राइस में कोई चेंज नहीं आया तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। एंड क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर? नेक्स्ट, एट द बेस्ट और ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर द प्योर मोनोपोलिस्ट। अगर प्योर मोनोपोलिस्ट की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा MR इज इक्वल टू MC, दैट इज करेक्ट आंसर होगा A। Next, if the monopolist incurs losses in the short run, then in the long run, अब देखो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कोई कंपैरिजन नहीं होता। शॉर्ट रन में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या फिर अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो उसका रिलेशन आप लॉन्ग रन से नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो लॉन्ग रन में कह रहा है कि द मोनोपोलिस्ट विल गो आउट ऑफ बिजनेस, द मोनोपोलिस्ट विल स्टे इन बिजनेस, द मोनोपोलिस्ट विल ब्रेक इवन, एनी ऑफ द पॉसिबल इज अवेलेबल। इनमें से कोई भी सिचुएशन अराइज कर सकती है, आप शॉर्ट रन के बेसिस पे लॉन्ग रन में क्या होने वाला है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इन बोथ द चैम्बरलेन एंड किंग डिमांड कर्व मॉडल्स द ओलिगोपोलिस्ट रिकॉग्नाइज द इंटरडिपेंडेंस, डू नॉट कोल्यूड, टेंड टू कीप प्राइसेस कांस्टेंट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि देखो किंग डिमांड कर्व तो हमने बताया था कि किंग डिमांड कर्व में बेसिकली क्या होता है, या उसके भी पहले आप देखो ओलिगोपोलिस्ट में बेसिकली यही होता है कि जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं और वहाँ पे ना कभी भी कंपटीशन इस चीज़ का नहीं होता है कि आप कितनी प्राइस रखोगे या हम कितनी प्राइस रखेंगे। बेसिकली वहाँ पे प्राइस का कोई कंपटीशन होता ही नहीं है, वहाँ होता है मार्केट का कंपटीशन। क्लियर? तो आपको अपनी प्राइस कांस्टेंट रखनी होगी, अदरवाइज अगर आपने प्राइस इंक्रीज की तो आप मार्केट के बाहर चले जाओगे। और ये तीनों ही चीज़ आप कहाँ फाइंड आउट करते हो, इन दोनों ही मॉडल में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, the period of business cycle in which real GDP is increasing is called expansion। देखो बिजनेस साइकिल की अगर बात करें तो एक क्लास हमने बिजनेस साइकिल पे अपलोड की हुई है जो बेसिकली CA फाउंडेशन से रिलेटेड थी, बट वहाँ पे ना हमने बिजनेस साइकिल का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया है एंड बहुत सारे MCQs भी कराए हैं। तो वो एक टॉपिक
हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि बिजनेस साइकिल से क्वेश्चन एग्जाम में कवर करता ही करता है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो क्लास अब ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई कॉजेज। अब देखो, अगर मनी की मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो नो डाउट उस केस में क्या होगा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी है तो इंटरेस्ट रेट आपको क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और डिमांड भी बढ़ेगी पैसे की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो क्या है, जो कमर्शियल बैंक रखती है किसके साथ, सेंट्रल बैंक के साथ। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिपॉजिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स हैज टू कीप विथ सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको शो करता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को। और ये जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं ये बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करते हैं। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से तो उस केस में हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, फेवरेबल। एंड अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है इम्पोर्ट के कंपैरिजन में तो ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसको हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल। क्लियर। तो डिफरेंस पूछा था तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट, जीरो प्राइमरी डेफिसिट्स इंडिकेट्स दैट इन अ गवर्नमेंट बजट। अब देखो, अगर प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो ये बेसिकली किसके डिफरेंस को शो करता है, करंट ईयर फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग। मतलब पिछले साल आपने जो बोरोइंग की थी या उसके पहले जो आपने बोरोइंग की थी उस पे जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है। क्लियर। तो इस साल का फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर जीरो प्राइमरी डेफिसिट है तो नो डाउट ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंटरेस्ट पेमेंट्स आर इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। सिर्फ उसी केस में हमारा प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो बेसिकली ये हर वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारी कंट्री के रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हुआ हो, जिससे असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री या उसके गवर्नमेंट में चेंज हो सके। क्लियर। हमने बोला कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, हर उस ट्रांजैक्शन को जो हमारी कंट्री के रेसिडेंट के बीच में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हुआ हो। एंड साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखना कि उस एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कंट्री के उस रेसिडेंट के असेट्स और लाइबिलिटीज़ में या गवर्नमेंट के असेट्स और लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है। क्लियर। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, परचेज ऑफ लैंड अब्रॉड भी होता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर अब्रॉड भी होता है, बट स्कॉलरशिप्स फ्रॉम अब्रॉड इसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग। अब देखो, अगर डबल काउंटिंग हमें अवॉइड करनी है तो हमारे पास दो मेथड है। पहला है फाइनल आउटपुट अप्रोच और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर। अब देखो होता क्या है ना कि अगर हमें डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को अवॉइड करना है तो नो डाउट हम लोग वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करेंगे कि जितनी वैल्यू आप ऐड कर रहे हो सिर्फ आप उस पर टैक्स की बात करो। क्लियर। अगर फाइनल आउटपुट की बात करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट के केस में क्या होगा कि हर बार हमने पिछला पुराना जितना होगा उस पर भी टैक्स काउंट कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, कि अगर हमें डबल काउंटिंग अवॉइड करनी तो जितनी वैल्यू आप सिर्फ ऐड करते जा रहे हो उसकी बात करो। क्लियर। नेक्स्ट, a decrease in the interest rate will increase the level of investment since अगर मान लो इंटरेस्ट रेट हमारा डिक्रीज हुआ है तो नो डाउट हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो घट रही है और जब हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीज हुई तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट से उधार लेकर के इन्वेस्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, द थ्री अप्रोचेस टू मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी आर। बेसिकली तीन अप्रोच है। पहला है प्रोडक्ट अप्रोच, दूसरा है इनकम अप्रोच और तीसरा है एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, द फिलिप्स कर्व डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन। अगर हम बात करें फिलिप्स कर्व की तो ये जो रिलेशन बताता है ये बताता है रिलेशनशिप इन्फ्लेशन के बीच में एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। क्लियर। बेसिकली जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व है
उसने रिलेशनशिप बताया था कि वेज ग्रोथ कितनी हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन में तो यही होता है ना कि हर चीज़ की वैल्यू इंक्रीज होती है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। क्लियर। अब देखो, अगर हम लोग इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप देखें तो इन्फ्लेशन तब ज़्यादा होगा जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। नो डाउट, जब कम से कम लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे, तभी तो हमारा इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा। क्लियर। एंड वाइस वर्सा, दैट इज़ कि हमारा इन्फ्लेशन तब कम होगा जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा लोग खाली बैठे होंगे तो इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी लीड्स, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, इसका मतलब जैसे लेट्स से अगर पहले $1 की वैल्यू थी 70 रुपीज़, तो वैल्यू डेप्रिशिएट करना मतलब अब $1 की वैल्यू होगी 80 रुपीज़ की। पहले जो चीज़ हम 70 रुपीज़ में परचेज कर सकते थे, अब वो चीज़ हम 80 रुपीज़ में परचेज कर पा रहे हैं। इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। इसी को तो वैल्यू कम करना बोलते हैं ना, कि जो चीज़ पहले आप 70 रुपीज़ में खरीद सकते थे, अब वो आप कितने में खरीद पाओगे, 80 रुपीज़ में, मतलब आपको उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। क्लियर। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर देते हैं और इम्पोर्ट को कम कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ डायरेक्ट टैक्स। नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा इनकम टैक्स, दैट इज सी। नेक्स्ट, if money demand becomes less sensitive to interest rate changes, the LM curve will become steeper, that is इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट,